अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। इसमें देखिए जब इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होगी तो हीमोग्लोबिन निकलेगा कहाँ? ब्लड में स्पिल हो जाएगा सारा। वहाँ जो हीमोग्लोबिन है वहाँ ब्लड में होती है एक प्रोटीन हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है। तो जितना बाइंड कर सकती हुई वो करेगी, लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो हेप्टोग्लोबिन जब सैचुरेट हो जाएगी तो फिर हीमोग्लोबिन किडनीज के थ्रू यूरिन में आना शुरू हो जाएगा। तो वही उसमें लिखा है कि तो जो हेप्टोग्लोबिन खुद होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड हुई हुई है वो फिर स्प्लीन में से जब गुजरेगी तो स्प्लीन उसको खत्म कर देगी, तो हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हुई है, हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम है। हेप्टोग्लोबिन फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस में, और उसके बाद ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के साथ से रिमूव कर दी जाती है। एक 21 साल का बंदा है, स्क्लेरल इक्टरस है, बिलिरुबिन ज्यादा है, अनीमिया साथ में बिलिरुबिन ज्यादा, मतलब कुछ लाइसिस चल रही है ना, सेल्स की सेल्स टूट रहे हैं, बिलिरुबिन रिलीज हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन ऊपर से कम हो गया, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस है। अच्छा, बिलिरुबिन ज्यादा होना और एचबी कम होना ये तो एक्स्ट्रावेस्कुलर में भी ऐसा ही होगा, इंट्रावेस्कुलर में भी ऐसा होगा। लेकिन हेप्टोग्लोबिन कम कब होगा? जब इंट्रावेस्कुलर होगी। इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही है तो हेप्टोग्लोबिन कम होगा। हेप्टोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। एक बंदा था, उसको हम लोगों ने ना कोई हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया। अब फ्री हीमोग्लोबिन जो थी वो उसकी हिमोलिसिस हो गई है और वो यूरिन में आना शुरू हो गई है। जब आफ्टर सैचुरेशन ऑफ अ प्लाज्मा प्रोटीन, हेप्टोग्लोबिन की बात हो रही है, ये वही बात है। आफ्टर हिमोलिसिस हेप्टोग्लोबिन बाइंड्स विद फ्री आयरन ना, फ्री आयरन के साथ तो ट्रांसफेरिन बाइंड करता है विद फ्री हीमोग्लोबिन, ठीक है। अ पेशेंट इज हैविंग ऑटो इम्यून डिजीज चल रही है एक पेशेंट को, जो कि किडनीज को भी इफेक्ट करती है, लंग्स को भी इफेक्ट करती है, जिस तरह के गुड पास्चर सिंड्रोम उसमें पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है, और साथ में क्या होता है उसको हिमोप्टिसिस भी होती है, खून की उल्टियाँ वगैरह भी, तो सॉरी बल्गम में खून भी आता है। तो ये लंग्स भी इन्वॉल्व है, किडनीज भी इन्वॉल्व है, ऑटो इम्यून डिजीज है। अब उसमें ना रेटिकुलोसाइट काउंट 9 है, मतलब कुछ बोन का इशू भी चल रहा है, इतनी ज्यादा मतलब बोन मैरो हाईली एक्टिव है, वो रिप्लेस कर रहा है आरबीसीज को, मतलब आरबीसीज कहीं तो जा रहे हैं। एचबी 7 है, तो इसमें हाई सस्पिशन है कि एचबी ऑटो इम्यून हिमोलिसिस हो रही है, एचबीज की ना, हीमोग्लोबिन की सॉरी आरबीसीज की। तो हेप्टोग्लोबिन इसमें कम होगा। हेप्टोग्लोबिन कम है G6PD डेफिशिएंसी में। जो G6PD डेफिशिएंसी है ना, ये इसमें एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस भी होती है, इंट्रावेस्कुलर भी होती है। तो जो इंट्रावेस्कुलर हो रही है उसकी वजह से हेप्टोग्लोबिन कम होगा। अगर मेनली पूछे तो मेनली एक्स्ट्रावेस्कुलर होती है, लेकिन इंट्रा भी होती है, तो इस वजह से। एक हेमोलिटिक एनीमिया एसोसिएटेड विद अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia, ये बात तो मैं श्योर है ना कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा हेमोलिसिस में। अब ये है ना, जो हेमोलिटिक एनीमिया है, एक तो इसका तरीका होता है डिवीजन का, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर, और एक तरीका होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। इंट्रिंसिक कॉज है तो इंट्रिंसिक में कर देंगे, एक्सट्रिंसिक कॉज है तो इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक में क्या ही काज होगा, ये देखो ना, छोटा सा तो ये आरबी सेल है अपना, इसके पास एक मेम्ब्रेन है, ऐसे दरवेश सा सेल है, अंदर हीमोग्लोबिन है, कुछ एंजाइम्स है, इसके अलावा इसके पास और है क्या? तो मसला किसका आएगा? या तो मेम्ब्रेन का मसला आ गया, या हीमोग्लोबिन का मसला आ गया, या एंजाइम्स का आ गया। अगर मेम्ब्रेन डिफेक्ट आ गया तो शेप बदल जाएगी, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है या फिर हेरिडिटरी एलिप्टो, उसमें मतलब एलिप्टिकल शेप हो जाती है, एलिप्टोसाइटोसिस है। और एक जो एंजाइम बेस्ड आ गया, एंजाइम डिफेक्ट आ गया, वो G6PD डेफिशिएंसी आ गई। जो इसकी जो जो ये ग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, उसके मसले आ गए, तो उसमें हमें पता है अपना सिकल सेल एनीमिया आ गया, थैलासीमिया आ गया, ठीक है ना। तो सीधे सी मतलब बात है, तो अगर ये मसले होंगे, इसकी वजह से हीमोलिसिस होगी, तो उसको कह देंगे ये इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया में कैटेगराइज करेंगे। और ये मोस्टली
कंजेनिटल होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, जिस तरह कि आपने इन्हीं से अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होगा कि मेम्ब्रेन कम होगी, स्फीरोसाइट्स गोल-गोल से सेल्स होंगे, राउंड आरबीसीज होंगे, सरफेस से ये सब कुछ होगा। नेगेटिव कूम्स टेस्ट क्या बताते हैं, जब ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज आके सेल्स को तोड़ेगी तब कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है, बस वो ये बताते हैं। और अगर कूम्स टेस्ट नेगेटिव है तो हम लोग समझ जाएंगे कि किसी किस्म की एंटीबॉडीज आके आरबीसीज को नहीं तंग कर रही, किसी और वजह से टूट रहे हैं, इतनी सी बात है। एमसीएच ज्यादा होगा, ये बात अब समझाने वाला टाइम नहीं है। G6PD, अच्छा, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी, मुझे तो एक ही याद है हेमोलिटिक एनीमिया में एंजाइम डेफिशिएंसी, वो G6PD है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अफेक्ट्स ओनली मेल्स। अच्छा, वैसे ऐसा भी नहीं है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, तो ये मोस्टली मेल्स को इफेक्ट करेगी, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स होते हैं तो दोनों का रिसेसिव होना कदरे मुश्किल है, मेल में एक ही होता है, तो हैंस बॉडीज इसमें मिलेंगी, ये तो डायग्नोस्टिक है इसकी। और कई ड्रग्स हैं आप देखो जो करती हैं इसको ना एक्टिवेट, मतलब होता है यही है, आपको पता है कि G6PD जो है ना, ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट है, ये आरबीसीज के अंदर होता है और उनको बचाता है, उनको जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अब अगर सपोज किसी वजह से अब ये नहीं है, तो आरबीसीज मतलब क्या है, वल्नरेबल हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग इस प्रोसेस को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ज़्यादा पैदा करती है, तो जब वो ड्रग्स ज़्यादा पैदा होंगी तो जो आरबीसीज है वो ज़्यादा टूटेंगे, और उस टाइम में ना ये पेशेंट हमें प्रेजेंट करेगा बिलिरुबिनीमिया के साथ, कोला कलर यूरिन के साथ, इस तरह ना। तो मतलब ड्रग इनटेक की हिस्ट्री होगी किसी, और इनमें से किसी की होगी। अब इसमें ना जो ज़्यादा चलती हैं वो ये प्राइमा क्वीन है, जो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये सल्फर ड्रग्स भी हैं, और आपको पता है सारी ड्रग्स आ रही हैं, इवन के ब्रूफन भी आ रही है। एक्सट्रिंसिक ह्यूमिडिटी की एनीमिया के अंदर कोई मसला नहीं है, आरबीसी फिट है, मसला है तो बाहर है। अब उसमें ऑटो इम्यून है कि कुछ एंटीबॉडीज बन गई हैं, कोई माइक्रो एंजियोपैथिक माइक्रो वेसल्स का जो है उनका कोई मसला बन गया, मैक्रो एंजियोपैथी कोई बड़ी वेसल में कोई मसला बन गया जिसकी वजह से सेल्स टूट रहे हैं। इन दोनों में शिस्टोसाइट्स हेलमेट सेल्स बनेंगे। शिस्टोसाइट्स ऐसे होते हैं, मतलब आरबीसी कट के ना, तो ये हेलमेट की तरह का है, तो इसलिए नहीं कहते हैं शिस्टोसाइट्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आ गया हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। अनीमिया इन स्पिरोसाइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि आरबीसीज फ्रेजाइल होते हैं, वो क्रॉस नहीं कर पाते स्प्लीन को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है उनकी। तो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में मोस्ट कॉमन प्रोटीन जिसका डिफेक्ट आता है वो है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन ये साइटोस्केलेटन में कुछ इन्वॉल्व होती है, तो जो शेप बनाने में इन्वॉल्व होती है। अब ये स्पेक्ट्रिन नहीं होगी तो स्फीरोसाइटोसिस होगी। स्पेक्ट्रिन स्फीरोसाइटोसिस, स्पेक्ट्रिन साइटोस्केलेटन की एनोमली होगी, आरबीसी की शेप की एनोमली होगी। 20 साल की एक फीमेल है, एनीमिया है, पैलर है, स्प्लेनिक एनलार्जमेंट है, रेटिक्स 9 पे पहुंचे हुए हैं, एचबी 6 पे पहुंची हुई हैं, स्फीरोसाइट्स मिल गए। चलो अभी क्या करेंगे? ये आरबीसी सर्वाइवल स्टडी, ये एक टेस्ट होता है, इसमें ना हम लोग देखते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है। सही है, तो कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेज में या फिर जिस तरह ये स्फीरोसाइटोसिस है, इसमें लाइफ स्पैन कम हो जाता है ना, जल्दी सेल्स ऐसे ऐसे जब बार बार जाते हैं स्प्लीन के पास तो खाती रहती है, तो फिर ये टेस्ट करवा सकते हैं। सिनेरियो था जिसमें हीमोलिटिक एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली, ये सब कुछ है, स्फीरोसाइट्स हैं। तो एक और टेस्ट होता है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट। इसमें भी कुछ इस तरह है कि मेम्ब्रेन, क्योंकि अब जो इनकी मेम्ब्रेन है, अब वो जहाँ तक मुझे याद है इसमें ये होता है कि हम ना किसी हाइपरटोनिक इस तरह फ्लूइड में डालते हैं, तो जब हाइपरटोनिक में डालते हैं तो पानी अंदर आता है और जल्दी ब्रश कर जाते हैं सेल, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, स्पेस नहीं होती। कुछ इस तरह का है जहाँ तक मेरा आइडिया। मतलब इन शॉर्ट ये टेस्ट यूज होता है जो ये शेप डिफेक्ट्स है ना उनको डिटेक्ट करने के लिए। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट ये एलिप्टोसाइटोसिस में भी इस्तेमाल होता है। G6PD डेफिशिएंसी, अच्छा, एक्स लिंक्ड डिजीज है, आपको बता दिया मैंने। मलेरिया था एक बंदे को, उसने ना प्रीमा क्वीन ली, अब वो हाइंस बॉडीज मिल रही है। जब अकेला ये भी बोल देना तो बहुत है।
G6PD डेफिशिएंसी है। अम, अच्छा, उसके अलावा ये एक चाइल्ड है ओपीडी, 104 फीवर था उसको, मतलब 104 फीवर था, 4 दिनों से लगा मलेरिया है। तो उसको ना कोला कलर यूरिन आ रहा है, एलएफटीज उसके डिरेंज हुए पड़े हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जाते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जाते हैं, मतलब किसी किस्म की सेल लाइसिस चल रही है मोस्ट प्रोबेबली, और एंटी मलेरियल भी उसने ली थी G6PD डेफिशिएंसी। अच्छा, एक फीमेल पेशेंट है, अब फीमेल पेशेंट आ गई ना तो ये लेस लाइकली है वैसे तो। एक फीमेल पेशेंट है, 104 पे फीवर है, 4 दिन से ये कर रही है, और को ट्राइमोक्साजोल ये भी एक ड्रग है जो G6PD डेफिशिएंसी मतलब इसकी जो फ्लेयर को एनहांस करती है। तो अब वो कहता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी पर ज़्यादा हो गया, कोला कलर्ड यूरिन भी आ गया, लेकिन इसका डायग्नोसिस इन्होंने बताया है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर क्या है? जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है ना, फाल्सिपेरम है, वो उसकी एक बहुत बहुत सवेयर एक मैनिफेस्टेशन है, जिसमें वो किडनीज पे, ब्रेन पे, काफ़ी जगह पे एक्ट करता है और ब्लैक वाटर फीवर काज करवाता है, लीथल होता है काफ़ी। तो लेकिन सवाल ये है, आगे वो बताता है नीचे कि हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये फीमेल पेशेंट थी। तो फीमेल पेशेंट में ऐसा तो नहीं ना कि हो ही नहीं सकता, फीमेल पेशेंट में रेयर है, काफ़ी कम है, लेकिन अब देखो सारा सिनेरियो है फीमेल पेशेंट है तो 4, तो कोई एक आधा केस जो प्रेज़ेंट करेगा वो ऐसे ही करेगा, तो अब आप ये तो नहीं कह दोगे कि नहीं-नहीं इसको तो हो ही नहीं सकता। बट ख़ैर, अगर मुझे इसका आइडिया नहीं है, अगर आपने हो तो ब्लैक वाटर फीवर के साथ चले जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा मतलब लाइकली देखें तो यही ज़्यादा लाइकली तो यही है ना, 20 बंदे आएँगे तो उनमें से 19 को है, एक के चक्करों में 19 को भी गलत डायग्नोज करें, तो ब्लैक वाटर फीवर। अच्छा, G6PD वही वाली बात की है इसके अंदर। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बच्चा उसने कहा है, कोला कलर यूरिन है, फीवर है, तब आप जाओगे अगर एंटी मलेरिया ड्रग्स भी है साथ में, तो तब आप जाओगे G6PD की तरफ। ये देख लेना आप। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन G6PD की क्या है, कैसे प्रेजेंट करते हैं? जब से भी तक ये बीमारी पड़ी है, ऐसी पड़ी है, कुछ खाया, गोली खाई और अब प्रेजेंट हेमोलिसिस होगी, तो ऐसे ही प्रेजेंट करता है बिलिरुबिन वगैरह के साथ, एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के साथ। जो फेविज्म इसकी एक यूं कह लो, इसकी एक प्रेजेंटेशन है, कॉमन प्रेजेंटेशन नहीं है, ये उन लोगों में होती है कुछ, ये मेडिटेरियंस में होती है जो कि ना एक फावा बीन्स होते हैं वो खाते हैं, तो उनको इससे होती है। अच्छा, हेमोलिटिक एनीमिया आ गया अपने पास। ऑटो इम्यून डिजीज है एक बंदे को, तो वो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होगी? हेमेटोलॉजिकल होगी। आप देख लो, आप एसएलई को देख लो, एसएलई में भी ना सबसे जो कॉमन प्रेजेंटेशन होती है वो यही होती है, ये एनीमिया शनीमिया ये चल रहा होता है, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रही होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा होता है, और C3 C जो कम्प्लीमेंट्स हैं उनकी कमी हो रही होती है, तो ये उसकी मतलब ऑटो इम्यून जो जो है ना, आरबीसी जो ब्लड है हमारा, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन ऑटो इम्यून डिजीज को। तो बाकी इनके प्रेजेंटेशन से पहले ना हिमोलॉजिकल प्रेजेंटेशन आ जाती है, वो डिटेक्ट हो ना हो अलग बात है। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज हैं, ऑटो एंटीबॉडीज कौन सी आती है? वार्म आईजीजी, दो तरह की होती है, कोल्ड होती है, वार्म होती है। वार्म जो है ना, ये अपने पास 70 to 80% वार्म ही आईजीजी मतलब एंटीबॉडीज मिलती हैं। जो आईजीएम है ना, जो कोल्ड एग्लूटिनेंट्स हैं, वो ओल्ड एज में होते हैं और रेयर होते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया इडियोपैथिक। आपको नहीं पता ऑटो इम्यूनिटी क्यों? ऑटो इम्यूनिटी का तो वैसे ही सबसे कॉमन काज रेयरिटी मतलब इडियोपैथी है, कि आपको पता नहीं चलता ऐसे ही क्यों हो गया किसी को ना। तो ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया भी ऐसे हमें नहीं पता होता, वरना एसोसिएशंस देखी गई हैं, जिस तरह के सीएमवी के साथ या फिर हेपेटाइटिस सी के साथ, इनके साथ एसोसिएशंस है, लेकिन एड्स के साथ, ल्यूपस के साथ, लेकिन ये कोई खास मोस्ट कॉमन काज इडियोपैथी पता ही नहीं चलता। 32 साल की फीमेल है, जॉन्डिस है, फ्लीटिंग जॉइंट पेन है, लो ग्रेड फीवर है, HB 6 है, रेटिक्स काउंट 12 है। मतलब रेटिक्स काउंट अच्छा होना ना, इसका जाहिर करता है कि बोन मैरो का मसला नहीं है, बोन मैरो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, आगे कोई मसला है जो भी है। डायरेक्ट कोम्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जब कोम्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब एंटीबॉडीज का रोल है, भला वो डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाए, भला इनडायरेक्ट पॉजिटिव आ जाए, मतलब एक ही है। अब ये ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया इस बंदे को, एक यंग फीमेल है, उसमें कोम्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ऑटो इम्यून है, एंटीबॉडीज है। कोम्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया, एंटीबॉडीज है। ऑटो इम्यून है तो कोम्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा जब पॉलीक्रोमेजिया और क्लम्स
पॉलीक्रोमेजिया कहते हैं जब मतलब एक चीज है उसमें ना क्रोमाटिन मटेरियल ज्यादा है, तो क्रोमेजिया, पॉलीक्रोमेजिया, ये ना रेटिक्स जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं ना उनको इमेच्योर आरबीसीज के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें रेटिक्स काउंट ज्यादा है और क्लम्स मतलब एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेंस बन रहे हैं। तो ये एग्लूटिनेशन कौन कराता है? एग्लूटिनेशन एंटीबॉडीज करवाती है ना। तो जब क्लम्स मिल रहे हैं आपको तो आप क्या करवाओ? कोम्स टेस्ट करवाओ। आपको जब क्लम्स मिल रहे हैं आप कोम्स टेस्ट करवाओ। आपको जब क्लम्स मिल रहे हैं आप कोम्स टेस्ट करवाओ। क्लम्स। अच्छा, ये एक 60 साल का एक बंदा है, इरिटेबल पेशेंट है। एचबी देखो इसकी 4 पे है और रेटिक काउंट और बिलिरुबिन ज्यादा है। बिलिरुबिन ज्यादा है, एचबी कम है। मोस्ट प्रोबेबली कोई ह्यूमोलिटिक काज चल रहा है। रेटिक काउंट भी ज्यादा है, आरबीसी टूट रहे हैं जिसकी वजह से बोन मैरो ज्यादा रेटिक्स बना रहे हैं ना। तो ये ज्यादा जा रहा है किसी हीमोलिटिक डिजीज की तरफ, तो इसलिए अब वो कोम्स टेस्ट करवा रहे हैं ताकि हम देखें कि ऑटो इम्यून तो नहीं। जो एक एक औरत है 1 साल से जॉन्डिस है, बिलिरुबिन 6 पे है, लेकिन है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया। कंजुगेटेड सिर्फ एक ही है, तो क्या है? हेमोलिटिक एनीमिया। ये तो बात आपको पहले बताई थी। रेटिक्स काउंट ज्यादा है, बिलिरुबिन ज्यादा है, एचबी कम है, ह्यूमिडिटी अच्छे से अगर ज्यादा स्पेसिफाई कर देना कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन यहाँ से भी नजा हो जाता है। अच्छा, बिलिरुबिन ज्यादा है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया, रेटिक्स 10 पे है, हीमोलिटिक एनीमिया आ गया। हीमोलिटिक एनीमिया मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी यूरिन में आएगी। एक बंदे ने माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट करवाई थी, अब 1 साल बाद क्या हो रहा है कि उसको ना ये पैलर आ रहा है, डार्क कलर यूरिन आ रहा है। तो ये उसको हिमोलिसिस हो रही है किसी किस्म की, और इसमें काज बताया है मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, इसमें भी शिस्टोसाइट्स बनेंगे। अब होता ये है कि जब आप माइट्रो वाल्व लगाते हो ना तो ये एक तरह से ये क्या है, एक फॉरेन बॉडी है ना, तो जब आरबीसी इसके साथ से टच होकर गुजरते हैं ना तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं बाजू का, जिसकी वजह से ना ये मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है। इसी तरह माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया होता है कि उसमें ना बीच में कोई क्लोट बन जाता है, कोई ऐसा बारीक सा क्लोट। एज अ रिजल्ट जो आरबीसी गुजरते हैं ना तो जाते जाते कटते जाते हैं और शिस्टोसाइट्स बनते जाते हैं। तो ये माइक्रो, लेकिन ये मैक्रो वैसा मतलब वाल्व को इफेक्ट करे तो इस वजह से मैक्रो एंजियोपैथिक। फ्रेगमेंटेड आरबीसीज अगर आपको मिले, शिस्टोसाइट्स मिले, तो आपको मैक्रो में भी मिल सकते हैं, माइक्रो में भी मिल सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है और फीटल हीमो हेमोरेजिक डिजीज। फीटल हेमोरेजिक डिजीज कहते हैं कि फीटल का कुछ ब्लड, फीटस का कुछ ब्लड मदर में चला जाए। तो 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में अब हम क्या करेंगे? हम सीरियल मैटरनल एंटीबॉडीज चेक करेंगे, लेकिन ये हम सिर्फ तब करेंगे अगर जो मदर है वो RH नेगेटिव है। ठीक है ना, ये वो वाला सिनेरियो है, उसको समझ गए होंगे आप कौन सा। तो उसमें देखेंगे कि मदर सेंसिटाइज तो नहीं होगी मदर में, मतलब तो इस चीज के लिए देखेंगे। सही है, तो ये वो है डेप्सोन। अच्छा, एक डेप्सोन है, ये भी डेप्सोन इस्तेमाल होती है उसमें, ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल होती है, सॉरी माइकोबैक्टीरियम एक है उसमें इस्तेमाल होती है, आई गेस लेप्रे में इस्तेमाल होती है, और भी किसी चीज़ों में इस्तेमाल होती होगी। खैर ये ना वो करवाती है G6PD डेफिशिएंसी, मतलब है वो ड्रग जो उसके फ्लेयर को स्टिमुलेट करती हो। एक एरिथीमा नोडोजम था एक बंदे को, उसके लिए डेप्सोन दी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने। अब वो अब सिर्फ डेप्सोन दी जिसकी वजह से एचबी कम होगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो उसने कहा कि ड्रग इंड्यूस्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन है। ऐसा क्यों कहा? उसकी रीजन ये दिया उन्होंने कि जो है ना अपना ये लेडी है ना, तो कहते लेडी में G6PD डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है ही नहीं, तो इस वजह से उन्होंने कहा। और बाकी जो ऑप्शन थे ना वो था, एक ऑप्शन था कि ये G6PD डेफिशिएंसी है, एक था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। तो नो डाउट एमसीवी ज्यादा है, लेकिन डेप्सोन कोई ताल्लुक नहीं है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये ड्रग इंड्यूस्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। और डेप्सोन है, डर्माटोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया और ही आ गया। ठीक है, गरीब बंदा आ गया, तो गरीब बंदे को तो फिर दब देंगे, G6PD डेफिशिएंसी है। Dapsone is a cause of hemolysis in G6PD deficiency in males.
अच्छा, सिकल सेल आ गया। अभी अभी के लिए इतना काफ़ी है।